हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। दोस्तों, आज हम कवर करेंगे वेरिएबल मास सिस्टम वाला टॉपिक। हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कर लिया, कोलिजन कर लिया, सेंटर ऑफ मास के बारे में डिटेल हमने कैलकुलेशन कर ली, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पढ़ लिया और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के सवाल कर लिए। पूरी प्लेलिस्ट में आप देखेंगे, हर एक लेक्चर बहुत ध्यान से आपके लिए बनाया गया है। आज बारी है वेरिएबल मास सिस्टम की। जी हाँ बच्चों, ये टॉपिक बच्चों को बड़ा कॉम्प्लिकेट लगता है, तो इस कॉम्प्लिकेशन को आज हम सिंप्लीफिकेशन में कन्वर्ट करेंगे और आपको इस टॉपिक में मजबूत बनाएंगे। पहले हम आपको पूरा इसका कंसेप्ट सिखाएंगे, थ्योरी सिखाएंगे और फिर सवालों के थ्रू आपका लेवल अप कर रहे होंगे। पूरा सेशन देखिएगा कंप्लीट लर्निंग के लिए। मैं हूँ अजीत लुल्ला, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, आपका फिजिक्स मेंटर, आपका फिजिक्स एजुकेटर। इस सेशन के बाद मार्क्स ऐप पे जाके प्रैक्टिस कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जहाँ पे आपको इस सेशन का सारे नोट्स और आगे की अपडेट्स मिल रही होंगी। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं सेशन। देखिए दोस्तों, वेरिएबल मास सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जहां पे मास टाइम के साथ बदल रहा है। जैसे एग्जांपल, रॉकेट है, उसका फ्यूल लगातार बर्न हो रहा है, तो मास ऑफ द फ्यूल हमेशा हर वक्त कम होता जा रहा है। बकेट है जिसमें आप वाटर लेके जा रहे हैं, सैंड लेके जा रहे हैं, उस बकेट में होल है, तो लगातार वाटर का मास कम होते जा रहा है, वाटर बाहर जा रहा है, सैंड बाहर जाती जा रही है। यस, कन्वेयर बेल्ट है, उस पे ऊपर से सैंड गिरती जा रही है, तो सैंड जमा होती जा रही है बेल्ट पे और बेल्ट आगे मूव हो रही है, तो मास बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए अलग अलग एग्जाम्पल हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए, न्यूटन के सेकेंड लॉ ने हमें क्या सिखाया था कि मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज फोर्स के बराबर होता है। ये था न्यूटन का सेकेंड लॉ दोस्तों। अच्छा, मोमेंटम क्या है सर? मास इनटू वेलोसिटी। तो ये बेसिकली किसका डिफरेंशिएशन हो गया? m इंटू वी का। तो एनएलएम चैप्टर में मास को कांस्टेंट मानते थे, तो m कांस्टेंट होता था, बस dv बाई dt करते थे, जिसको a लिख देते थे, ये हो जाता m इंटू ए। हम याद करते थे F इक्वल टू एम ए। लेकिन जब मास भी सिस्टम का बदल रहा है, तो मास भी वेरिएबल है, v वेलोसिटी भी वेरिएबल है। दो वेरिएबल का प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है? एक टाइम पे एक का डिफरेंशिएशन दूसरा एज इट इज, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन पहला एज इट इज। तो ये देखिए, आप m को डिफरेंशिएट करेंगे, v एज इट इज प्लस m एज इट इज, v को डिफरेंशिएट किया, तो ये टर्म तो वही है, m इंटू वी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन। ये वाली टर्म तो एज इट इज है जो होती थी। यस, एक एक्स्ट्रा टर्म आई है ये। तो ये जो एक्स्ट्रा टर्म है, सारा गेम इस चीज का है। एक्स्ट्रा टर्म v इंटू डी एम बाई डी टी। ये देखिए, v इंटू डी एम बाई डी टी, ये इस चैप्टर का, इस लेक्चर का हीरो है। स्पीड इंटू मास का रेट ऑफ चेंज। डी एम बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक समय में कितना मास ऐड होते जा रहा है, यहाँ टाइम के साथ मास कैसे ऐड हो रहा है, यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। आइए बच्चों, इस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। यहाँ पे एक चीज समझिए, डी एम बाई डी टी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब? जब मास इंक्रीज हो रहा है। नेगेटिव कब? जब मास डिक्रीज हो रहा है। समझ गए? ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अब इसके कुछ स्पेसिफिक केसेस समझते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ये चेन में क्या हम करेंगे, रॉकेट में हम क्या करेंगे, उसके बाद रॉकेट के बाद हम ऐसे वाटर की स्ट्रीम्स में क्या करेंगे, ये सब बातों पे अभी हम ध्यान देंगे। तो पूरा सेशन ध्यान से देखिए। आइए, अब हम चेन के लिए बात करते हैं। देखो, एक छोटा सा एलिमेंट है जिसका मास है m। सोचो ये पहले रेस्ट पे था, इसको आपको स्पीड देनी है और आपने इसको स्पीड दे दी v। आई बात समझ में? तो dm मास पहले रेस्ट पे था, dm को स्पीड v दे दी। इसका मोमेंटम में चेंज बताइए कितना होगा। तो पहले मोमेंटम 0 था, बाद में मोमेंटम क्या हो गया, मास इंटू स्पीड। तो इसका मोमेंटम में चेंज हो गया dm इंटू वी, और छोटा चेंज है इसीलिए आप dp लिख दीजिए। फोर्स क्या लिखते हैं आप, dp इंटू dp बाई dt। देखिए देखिए, वही तो एक्सप्रेशन बन गया, v इंटू डी एम बाई डी टी। यानी ये जो एक्सप्रेशन है,
v इंटू डी एम बाई डी टी, इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। और ये क्या हुआ, एक छोटे से मास को, डिफरेंशियल एलिमेंट को रेस्ट से स्पीड v में लाने में इतना फोर्स लगता है। इसका ही अपोजिट अगर मैं बोलूं कि dm मास पहले v स्पीड से जा रहा था, इसको फिर स्टॉप करना है और dm मास को रेस्ट पे लाना है, तो आपको इसमें कितना चेंज इन मोमेंटम लाना पड़ेगा। तो चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा dm इंटू वी, तो फोर्स इस पे सेम फोर्स लगाना पड़ेगा v इंटू डी एम बाई डी टी, बस डायरेक्शन बदल जाएगा। यहाँ पे इस टुकड़े पे इधर फोर्स लगाना है, यहाँ पे इस टुकड़े पे इधर फोर्स लगाना है, मैग्नीट्यूड यही रहेगा। तो v इंटू डी एम बाई डी टी ये फोर्स हो गया छोटे से एलिमेंट को चलाने में या छोटे से एलिमेंट को रोकने का फोर्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ा रहे हैं। अब यही फोर्स चेन में देखो कैसे हो जा रहा है। अगर हम चेन ले रहे हैं या फिर रॉड ले रहे हैं या फिर ऐसा पार्टिकल जहां पे वन डायमेंशन में मास है, लेंथ पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम छोटा सा मास कैसे लिखते बेटा, हम एक छोटी सी एलिमेंट लेते हैं जिसकी लेंथ ले लेते हैं dx, लेमडा डिफाइन करते हैं। लेमडा को कैसे डिफाइन करते हैं, लेमडा को हम डिफाइन करते हैं मास पर यूनिट लेंथ। लेमडा है बेटा लीनियर मास डेंसिटी, और इसे आप डिफाइन कर सकते हो मास पर यूनिट लेंथ। समझ गए, मास पर यूनिट लेंथ। तो बताइए जरा, इस छोटे से डिफरेंशियल एलिमेंट का मास क्या लिखेंगे, dm, छोटी सी लेंथ dx, यहां से बताइए मास क्या आ गया, लेमडा इंटू dx। ये आपको ध्यान रखना है। अब हमारा वेरिएबल मास सिस्टम का फोर्स क्या था बेटा, dm बाई डी टी इंटू स्पीड v। dm की वैल्यू लीजिए, यहां पे रख दीजिए, तो ये बना। अब देखिए dx बाई डी टी क्या होता है, ये तो अपने आप में वेलोसिटी है, तो लेमडा v इंटू वी, ये देखिए लेमडा v स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी चेन वगैरह के सवाल आएंगे तो आप ये लेमडा v स्क्वायर हमेशा लीजिएगा। अब इसी केस में आगे चलते हैं। यहां पे देखिए आपने एक टैंक में एक होल कर दिया है, वो उस होल से वाटर की स्ट्रीम बाहर जा रही है। जब पानी बाहर जाएगा तो टैंक पे पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, एक्शन रिएक्शन से पानी को आगे धक्का मिला, पानी पीछे फोर्स लगाएगा। वो फोर्स कितना होगा, देखिए वो फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पे सेम है, क्या है, v dm बाय dt। यही फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो गया था, लेमडा v स्क्वायर में। लेकिन लेमडा क्या था, मास अपॉन लेंथ। ये तो फ्लूइड है, यहां पे डेंसिटी कैसे डिफाइन करोगे, मास अपॉन वॉल्यूम। तो हम डेंसिटी को डिफाइन कर रहे हैं मास अपॉन वॉल्यूम। ये जो रो है ये है वॉल्यूम मास डेंसिटी, लेमडा थी लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है, तो रो को मैं लिख देता हूं वॉल्यूम मास डेंसिटी है, जो हमारी स्टैंडर्ड डेंसिटी होती भी है वॉल्यूम मास डेंसिटी। समझ गए। अब देखो यहां पे लेमडा के टर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो लेमडा को हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से सुनिए। लेमडा था मास पर यूनिट लेंथ, अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो यहां पे देखिए मास अपॉन लेंथ इंटू एरिया, ऊपर एरिया। अब देखियो मास अपॉन एरिया इंटू लेंथ कितना हो गया, वॉल्यूम, तो रो इंटू एरिया, ये हो गया वैल्यू लेमडा का। आए समझ में। तो लेमडा को आप इस तरीके से लिख सकते हो डेंसिटी इंटू एरिया, तो यही फोर्स बन जाता है रो ए वी स्क्वायर में। और ए क्या है, वो जेट स्ट्रीम, वाटर की स्ट्रीम का एरिया, जो वाटर निकलेगा उसका एरिया, तो ये होल का एरिया आप कह सकते थे। तो ये ए हो जाएगा एरिया ऑफ होल। आया समझ में। तो इस चैप्टर में ये तीन फॉर्मेट है फोर्स के जो ध्यान रखने हैं, v इंटू डी एम बाई डी टी, लेमडा वी स्क्वायर, या फिर रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर। अब हम फ्लूइड चैप्टर में आगे जाके पढ़ेंगे कि अगर आपने यहाँ पे एच हाइट, बेटा ये पूरी नहीं लेते हैं हम, हाँ, अगर आपने यहाँ पे होल जो क्रिएट किया है वो फ्री सरफेस से एच हाइट पे क्रिएट किया है, फ्री सरफेस से एच हाइट पे अगर आपने होल क्रिएट किया है, मैं बता देता हूं, ये वाली लेंथ अगर एच है, ठीक है, तो फ्री सरफेस से एच हाइट पे आपने, एच डेप्थ पे
फ्री सरफेस से h डिस्टेंस पे, h डेप्थ पे होल क्रिएट किया है। तो आप फ्लूइड में देखते हो कि ये जो वेलोसिटी है पानी के बाहर जाने की, ये वेलोसिटी कहलाती है वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, और इसकी वैल्यू होती है ये वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। समझ गए? √2gh। h क्या है यहाँ पे? फ्री सरफेस और होल के बीच की दूरी। वो आप यहां रख के इस कंटेनर पे कितना फोर्स लगेगा इस जेट वाटर स्ट्रीम के कारण पीछे की तरफ, वो आप यहाँ पे निकाल सकते थे। अब आते हैं हम रॉकेट में बात कर लेते हैं। सोचिए एक रॉकेट है। रॉकेट, जब आप यहाँ पे रॉकेट बना रहे हैं तो फ्यूल लगातार बर्न कर रहे हैं, फ्यूल को आपने नीचे धक्का दिया, एक्शन रिएक्शन से फ्यूल ऊपर धक्का देगा। अब इस पे जो ऊपर की तरफ धक्का आ रहा है फ्यूल की बर्निंग के कारण, उसे हम कह रहे हैं थ्रस्ट फोर्स। इसका खुद का mg वो तो नीचे लग ही रहा है, एक्सीलरेशन इस पे ऊपर हो गया। अब थ्रस्ट फोर्स कैसे लिख रहे हैं? वही वेरिएबल मास का फोर्स v इंटू dm/dt। अब देखिए यहां पे दोनों मूविंग है, रॉकेट भी मूविंग है और रॉकेट यहां पे इस फ्यूल को बर्न जो कर रहा है वो नीचे भी भेज रहा है। तो ऐसे केसेस में v की जगह हम लेते हैं v रिलेटिव इंटू dm/dt। ये आपका थ्रस्ट फोर्स होता है, वेरिएबल मास का फोर्स होता है। ये जो फ्यूल को बर्न करके नीचे फेंका, dm को बर्न करके नीचे फेंका, उस कारण से ये फोर्स आएगा। v रिलेटिव क्या है? रिलेटिव स्पीड जिससे फ्यूल को आप बाहर भेज रहे हो। रॉकेट के रिस्पेक्ट में फ्यूल की रिलेटिव स्पीड क्या है? वो है यहाँ पे v रिलेटिव, इसे ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। dm/dt हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्यूल बर्निंग, और ये हो गया थ्रस्ट फोर्स। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेंगे? हम लिखेंगे थ्रस्ट फोर्स में से mg को माइनस करेंगे तो ma आ जाएगा। थ्रस्ट फोर्स को हमने लिख दिया v रिलेटिव इंटू dm/dt माइनस mg इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन हमारा आ जाएगा। अब एक चीज और, मास यहाँ पे कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो अपने आप में जो dm/dt की वैल्यू है, dm/dt रॉकेट के मास की जो वैल्यू है, वो अपने आप में नेगेटिव है। इसे पॉजिटिव बनाने के लिए आप एक माइनस लगा सकते हैं, जस्ट टू शो कि ये फोर्स पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ है, लेकिन dm/dt नेगेटिव है। इसी को फिर इंटीग्रेट किया गया, इस तरीके से इंटीग्रेट किया गया, लिमिट्स लगाई गई, और देखिए वेलोसिटी का टाइम के साथ फंक्शन बनाया गया। तो v इक्वल टू u प्लस एटी, एक्सीलरेशन माइनस जी है, तो v इक्वल टू u प्लस एटी, ये तो था ही था। इस केस में एक्सीलरेशन माइनस जी था, इसी में एक टर्म और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी इंटीग्रेशन करने के बाद, वो है रिलेटिव स्पीड इंटू ln m नॉट अपॉन m फाइनल। ये आपका एक्सप्रेशन बनता है पूरा इंटीग्रेट करके। देखिए v इक्वल टू यू प्लस एटी तो एज इट इज है, t टाइम है, इनिशियल स्पीड u है, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। v रिलेटिव जिससे फ्यूल को बाहर भेजा, m नॉट इनिशियल मास है, और m फाइनल मास है। ये रॉकेट प्रोपोर्शनल की स्टैंडर्ड फाइनल वेलोसिटी का फंक्शन है टाइम के साथ, जो याद रखना है। चलिए सवाल जवाब के थ्रू इन सबको अच्छे से पक्का कर लेते हैं। आइए फटाफट से पहला सवाल, रॉकेट है जिसका मास दिया है 50 kg, इसमें 450 kg का फ्यूल है। आप देखिए 450 kg, फ्यूल का मास कितना ज्यादा है देखिए। तो रॉकेट का खुद का मास 50 है, फ्यूल का मास 450 है। आपसे बोला है कि जो रिलेटिव स्पीड है फ्यूल के बर्न को बाहर फेंकने की, वो है 2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 2000 मीटर पर सेकेंड। अब बोल रहा है मिनिमम रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन बताइए, मतलब मास का बर्न रेट बताइए, dm/dt बताइए। अगर आपको वेट को ओवरकम करना है तो ऊपर लेके जाना है, वेट को ओवरकम करना है। तो देखिए आप चाह रहे हो सिर्फ वेट को ओवरकम करना, तो आप क्या बोलोगे? थ्रस्ट फोर्स को टोटल mg के बराबर करना है। समझ गए? तो थ्रस्ट फोर्स Vr इंटू dm/dt इक्वल टू टोटल mg, शुरुआत में टोटल mg कितना है? 500, तो 500 kg और इंटू g, और v रिलेटिव कितना बेटा? 2000, तो dm/dt आ गया
5000 अपॉन 2000 यानी 2.5 यूनिट क्या होगा dm/dt का, kg पर सेकेंड। आई बात समझ में? ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट देखिए क्या है। दूसरा पार्ट कह रहा है अगर आपको एक्सीलरेशन चाहिए 20 तब आप क्या करेंगे, जस्ट आफ्टर फायरिंग। तो हम इक्वेशन लिखेंगे। अब इस बार इक्वेशन क्या लिखेंगे हम, फोर्स माइनस mg इक्वल टू ma, फोर्स हो जाएगा mg प्लस ma। आपको m कितना दिया है 500 इंटू 10 प्लस a कितना दिया है, देखो जल्दी से, a दिया है 20, 500 इंटू 20 ये देखो हो गया 5000, 10,000, 15,000 इक्वल टू f थ्रस्ट वो है v रिलेटिव इंटू dm/dt। अच्छा ये इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अगर आपको प्लस माइनस के साथ बताना है तो माइनस साइन लगा देना, क्योंकि ये माइनस साइन होगा, है ना, ये मैग्नीट्यूड है बेटा, ठीक है, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड आया। तो अब देखिए dm/dt क्या आ गया, 15,000 को रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर दिया जो कि दी थी 2000, 15/2 7.5 kg पर सेकेंड आ गया। देखिए फ्यूल बर्न ज्यादा करना पड़ेगा, एक्सीलरेशन से ले जाना है, तो पहले कम था फिर ज्यादा हो गया। आगे पढ़िए, सपोज रॉकेट इज लॉन्च्ड, बर्न फ्यूल्स एट कांस्टेंट रेट। आपको dm/dt गिवन है थर्ड पार्ट में, dm/dt की वैल्यू गिवन है, ठीक है सर। फिर क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द फाइनल स्पीड अचीव्ड बाय द रॉकेट एट एग्जैक्ट इंस्टेंट व्हेन एंटायर फ्यूल सप्लाई इज कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। अब देखिए यहां पे आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। टोटल फ्यूल कितना था आपका, टोटल फ्यूल था 450 kg, ठीक है, ये फ्यूल था आपके पास, है ना। आप चाहते हो बर्न हो जाए कंप्लीट, तो बर्निंग कितनी हो जाए, 450 kg। 1 सेकेंड में कितनी बर्निंग हो रही थी, 10 kg। तो कितना टाइम लगेगा इतना बर्न करने में, यूनिटरी मेथड लगा सकते हो क्योंकि कांस्टेंट रेट दिया है। तो 10 kg बर्न हुआ 1 सेकेंड में, तो 450 kg बर्न होगा 1/10 इंटू 450 यानी 45 सेकेंड लगेंगे आपका टोटल बर्निंग में। मतलब आप अगर सवाल ध्यान से पढ़ो तो आपसे पूछ रहा है 45 सेकेंड टाइम इंस्टेंट पे स्पीड कितनी होगी, और dm/dt कांस्टेंट है, इसका फॉर्मूला याद किया था, v इक्वल टू u माइनस gt। ये देखिए ये रहा, समझ गए। आइए वैल्यू डालते हैं, इनिशियल स्पीड 0, टाइम और g की वैल्यू डाल दी, रिलेटिव स्पीड दी थी, इनिशियल मास कितना था, देखिए टोटल मास 500, फ्यूल बर्न होने के मास बाद का मास देखिए, फ्यूल बर्न होने के बाद का मास 50 ही रह जाएगा बस। तो आपका आंसर आ गया ये 2000 ln 10 माइनस 450, ये बेटा आपका आंसर आ गया है। अब ln 10 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होती है 2.3। यस, ln 10 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.3 होती है। इसको वैल्यू रख के सॉल्व करके आप ये आंसर निकाल सकते थे 4600 माइनस 450, तो अप्रोक्सीमेटली ये 4150 मीटर पर सेकेंड आंसर आया समझ में। तो ये ln 10 की वैल्यू देखो याद होनी चाहिए, या तो लॉग टेबल से पढ़ना आना चाहिए या फिर क्वेश्चन को देना चाहिए, ठीक है। चले बाकी ये देखो ना, आप कन्वर्ट भी कर सकते थे। ln 10 की वैल्यू अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको log 10 में कन्वर्ट करते, 2.303 log 10 और log 10 1 हो जाता, तो ये 2.303 वैल्यू आ जाती, समझ गए। इस तरीके से ये आप कर सकते थे। अब देखिए अलग अलग सवाल है, ये सैंड गिरती जा रही है, फिर इसके बाद एक सवाल है सैंड बाहर होती जा रही है, फिर एक सवाल है जिसमें चेन टेबल पे टकरा रही है। आइए ये हर सवाल को डिटेल में समझते हैं। पहला सवाल, एक ट्रॉली है जिसका खुद का मास था m0, इस ट्रॉली पे एक कांस्टेंट फोर्स लगाया है F, स्मूथ जमीन पे है, टाइम 0 पे फोर्स लगाना चालू किया है, और यहाँ पे ट्रॉली पे मास गिरता जा रहा है सैंड का, वो मास का रेट आपको दिया है, 1 सेकेंड में म्यू kg मास गिर रहा है, t सेकेंड में म्यू इंटू टी मास गिर जाएगा।
समझ गए? ये आप यूनिटरी मेथड लगा सकते थे क्योंकि मास गिरने का रेट कांस्टेंट है। अज्यूमिंग इनिशियली जो सैंड है वो जेंटली प्लेस हो रही है, ठीक है, ये अज्यूम करना है। फिर डिटरमाइन फॉलोइंग क्वांटिटीज। पहला इंस्टेंटेनियस मास बताइए, मास सिस्टम का क्या हो जाएगा, आइए देखें। तो पहले एम नॉट था, फिर टी टाइम में कितना मास आ गया ऊपर से, म्यू इंटू टी, तो मास कितना हो गया, एम नॉट प्लस म्यू इंटू टी। ये पूरी ट्रॉली का टाइम के साथ मास आ जाएगा, बढ़ता जाएगा मास के साथ। नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स बताइए ऑन द ट्रॉली सिस्टम। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग समझिए आप। ये पहला पार्ट हो गया, अब दूसरा पार्ट समझिए। जो सैंड का छोटा सा मास था dm, ठीक है, ये मास पहले रेस्ट पे था, फिर जैसे ही ये ट्रॉली पे आ गया इसकी स्पीड v हो गई। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले सिखाया था कि डिफरेंशियल मास को चलाने में कितना फोर्स लगेगा, वो फोर्स लगेगा v इंटू डी एम बाई डी टी। डी एम बाई डी टी की स्पीड, डी एम बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ मास आपको दिया है म्यू, म्यू को स्पीड से मल्टीप्लीकेशन है, ये फोर्स हो गया। समझ गए बेटा? आ जाओ, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। तो सैंड पे ये फोर्स किधर लगा, आगे की तरफ, लेकिन ट्रॉली पे ये फोर्स किधर लगेगा, पीछे की तरफ। एक्शन रिएक्शन, सैंड को आगे खींच रहे हो तो सैंड ट्रॉली पे पीछे फोर्स लगाएगी, तो ट्रॉली पे पीछे की तरफ फोर्स हो गया v इंटू म्यू, और आगे की तरफ F एक कांस्टेंट फोर्स हो गया। आई बात समझ में बेटा? तो ये आपको ध्यान रखना था। आपसे पूछा है कि यहाँ पे फोर्स बताइए, तो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स आंसर आ गया F माइनस v इंटू म्यू, ये बी पार्ट का आंसर। तीसरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताइए। अब इसकी मैं इक्वेशन बनाऊंगा, F इक्वल टू एम ए लिखूंगा, इंटीग्रेट करूंगा और वेलोसिटी का टाइम के साथ फंक्शन बनाऊंगा। मैं लिख रहा हूं v माइनस थ्रस्ट, जो आपका dm का फोर्स है, F माइनस dm का फोर्स इक्वल टू मास ऑफ सिस्टम इंटू एक्सिलरेशन। मास ऑफ सिस्टम हमने निकाला टाइम के साथ, एम नॉट प्लस म्यू इंटू टी, एक्सिलरेशन को लिखा dv बाई dt। अब देखो स्पीड की टर्म नीचे, dt टर्म ऊपर, ये इधर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आपका एक्सप्रेशन बन रहा है। अब देखिए इसे इंटीग्रेट करना है, समझिए, ये देखो टाइम अपॉन टाइम है, 1 बाय टाइम का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बाय टाइम का इंटीग्रेशन लॉग, यानी ln m नॉट प्लस म्यू टी। अब ऐसे में हमेशा जब भी x का कोफिशिएंट होता था तो इंटीग्रेशन में डिवाइड बाय कोफिशिएंट हो जाता है। यहां पे देखो x का टाइम का कोफिशिएंट है म्यू, तो इंटीग्रेट जब करेंगे तो टाइम के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। यहां पे आइए, ये भी सिमिलर dv बाई v, तो लॉग में आ जाएगा इंटीग्रेशन, बेसिक लॉग इंटीग्रेशन है, नहीं आता है तो एक बार आप लॉग इंटीग्रेशन वाला 1 अपॉन लीनियर एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना सीख लीजिए। तो यहाँ पे v का इंटीग्रेशन है तो v का कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा, ये आपका एक्सप्रेशन बना। म्यू म्यू काट दीजिए, तो ln m नॉट प्लस म्यू टी इक्वल टू माइनस ln f माइनस v इंटू म्यू। लिमिट लगा देते हैं, टाइम की लिमिट 0 से t, स्टार्टिंग में स्पीड 0 थी ट्रॉली की, 0 से v रखिए, हाइयर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एम नॉट प्लस म्यू टी, यह हाइयर लिमिट हो गई, और टाइम 0 रखोगे तो बस एम नॉट बचेगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग थिंग क्या है, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई सर ने, ln a माइनस बी ln a बाई बी हो जाता है, तो वो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दी डायरेक्ट। फिर इसको देखिए यहाँ पे माइनस ln, सिमिलरली हाइयर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ln a बाई बी माइनस करा तो वो डिवाइड में आ जाएगा। अब देखो बाहर माइनस साइन है, तो ln में बाहर का माइनस साइन ना पावर में आ जाएगा, तो ये प्लस करके यहाँ -1 कर दिया, और -1 पावर मतलब इसका रेसिप्रोकल, तो इसे आप लिख दीजिए ln f अपॉन f माइनस v इंटू म्यू इज इक्वल टू ln m नॉट प्लस म्यू टी अपॉन m नॉट। दोनों तरफ ln ln है, तो ये क्या हो गया, ln को उड़ा दीजिए, तो आपका देखिए रिजल्ट क्या आ गया, m नॉट प्लस म्यू टी
अपॉन एम नॉट इज इक्वल टू, यहां पे क्या था, एफ अपॉन एफ माइनस वी इंटू म्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई, एफ माइनस वी इंटू म्यू इज इक्वल टू एफ एम नॉट अपॉन एम नॉट प्लस म्यू टी, इधर उधर ले जाइए। तो ये देखिए आपका स्पीड का टाइम के साथ फंक्शन आता हुआ दिख रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एलसीएम लीजिए, एफ एम नॉट कट जाएगा, ये बन गया, और फिर आपका म्यू जो है वो भी कैंसिल हो गया। तो स्पीड का टाइम के साथ फंक्शन देखिए आ गया एफ टी अपॉन एम नॉट प्लस म्यू टी। इस सवाल को पूरा एक बार फिर से करना तो ये कंसेप्ट एकदम दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जितनी बार ये रिपीट करोगे उतनी बार अच्छा होगा। इनफैक्ट आप 2 बार भी रिपीट कर सकते हो। अगला सवाल सिमिलर सवाल है, बस सैंड को बाहर भेजा जा रहा है। देखिए, और थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है, ये भी बताएंगे। तो आपको बोला है ट्रॉली है जिसमें सैंड गिर रही है, इनिशियल टोटल मास गिवन है, स्मूथ जमीन पे रखा है, कांस्टेंट फोर्स लगाया जा रहा है, ट्रॉली को रेस्ट से स्टार्ट किया है, और देखिए सैंड के जाने का रेट आपको दिया है म्यू केजी पर सेकेंड। अच्छा देखो, होल है और सैंड अपने आप ड्रॉप होती जा रही है चलती गाड़ी में से। फाइंड फॉलोइंग क्वांटिटीज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इंस्टेंटेनियस मास बताइए, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स बताइए, फिर नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बताइए। आइए मास क्या लिखेंगे आप, 1 सेकेंड में क्या हो रहा है, मास का लॉस हो रहा है कितना, म्यू केजी। तो टी टाइम में मास का लॉस कितना होगा, म्यू इंटू टी। तो मास कितना हो जाएगा ट्रॉली का, एम नॉट में से इस बार माइनस होगा, पिछली बार प्लस था इस बार माइनस होगा। तो ये मास हो गया टाइम के साथ फंक्शन, ये लिखा है नेट इंस्टेंटेनियस मास। अच्छा देखो, पता है ऐसे सवाल जब आएगा ना एग्जाम में, पार्ट्स में नहीं आएगा, एग्जाम में बस ये पूछेगा लास्ट पार्ट। तो ये तो आपको थॉट प्रोसेस डेवलप करने के लिए आपको बताया कि पहले ये सोचना, फिर ये सोचना, फिर इक्वेशन लिखनी, फिर इंटीग्रेट करना, फिर ये बताना है। तो ये थॉट प्रोसेस दिमाग में रखिएगा। आपने मास बता दिया, अब बोल रहा है आपसे नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स बताइए। यहां पे देखिए कहानी में ट्विस्ट है। तो चलती हुई गाड़ी में से सैंड का डीएम बाहर आ गया, तो ये डीएम का सोचना था आपको। देखिए सुनिए, पहले गाड़ी मान लीजिए v स्पीड से जा रही है, तो डीएम मास भी गाड़ी में गाड़ी के साथ ही जा रही है सैंड, तो गाड़ी की स्पीड वही होगी जो सैंड की स्पीड है, सैंड की स्पीड वही होगी जो गाड़ी की स्पीड है v। फिर सैंड जब ड्रॉप हुई तो वो चलते चलते ही ड्रॉप हुई है। चलती हुई गाड़ी में से कोई चीज गिरती है तो उसकी वेलोसिटी वही होती है। जी हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि चलती हुई गाड़ी में अगर बिना किसी रिलेटिव स्पीड 0 हो गई ना बेटा, यहां पे गाड़ी की स्पीड से ही गिर गई तो रिलेटिव स्पीड 0, तो जो आपका फोर्स था, याद है v रिलेटिव डीएम बाई डी टी, वो 0 हो गया ना। तो आपका डीएम मास का तो स्पीड बदली ही नहीं, मोमेंटम चेंज ही नहीं हुआ, इसलिए फोर्स 0 हो गया। यानी वो जो बाहर जाते जा रही सैंड है वो इस पे कोई फोर्स ही नहीं लगा रही है। तो इफेक्टिवली जो ट्रॉली का मास है उस पे बस एक ही फोर्स लग रहा है, और F इक्वल टू एम इंटू ए लिखेंगे, एक्सिलरेशन dv बाई dt, लेकिन मास बदल गया है। समझे? इस तरीके से ये सेटअप होगा। आइए इसे इंटीग्रेट करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आपको मिलेगा dt अपॉन एम नॉट माइनस म्यू टी इज इक्वल टू, इस तरफ आ जाएगा dv अपॉन एफ। आइए सिंपल इंटीग्रेशन, ये हो गया v बाय एफ। यहां पे देखिए 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन है, 1 अपॉन लीनियर टर्म, तो लॉग में जाएगा ln एम नॉट माइनस म्यू टी, टाइम के कोफिशिएंट से डिवाइड, लिमिट टाइम की 0 से t, स्पीड की 0 से v। तो ये हो गया ln, देखिए हायर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट लगा दी, और ये बाहर में -1 बाय म्यू है। ठीक है, तो ये माइनस पावर अंदर जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, अभी सिखाया था ln में रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ln एम नॉट अपॉन एम नॉट माइनस म्यू टी, एफ मल्टीप्लाई हो गया अपॉन में म्यू, ये आपका फंक्शन बन गया टाइम के साथ स्पीड का।
तो ध्यान रखिएगा, पूरा फिर से करिएगा, दोनों सवाल अच्छे से सीखने को मिलेगा। अब आते हैं चेन वाले सवालों में। देखिए चेन वाले सवालों को थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपको सिखाते हैं। आइए, तो आपको बोला है कि सोचो एक चेन की पूरी बहुत बड़ी चेन थी, ये चेन इस तरीके से टेबल पे रखी हुई थी, ठीक है, और चेन को आप ऐसे खींच रहे हैं। मान लीजिए आपको बोला है स्मूथ टेबल है और आपको बोला है कांस्टेंट स्पीड v से खींचना है। किससे खींचना है? कांस्टेंट स्पीड v से खींचना है। तो बताइए फोर्स कितना लगेगा? फोर्स कितना लगाना पड़ेगा बताइए जब आपको कांस्टेंट स्पीड से खींचना है। तो देखिए यहां पे हो क्या रहा है, सुनिए। एक चेन की जो छोटी सी कड़ी है उस कड़ी पे ध्यान दीजिए। वो कड़ी डीएम मास की पहले थी रेस्ट पे, फिर इस कड़ी को आपने स्पीड v से चला दिया। तो डीएम को 0 से v चलाने में कितना फोर्स लगता है बेटा? हमने सीखा था v dm बाई dt फोर्स लगता है, जिसकी वैल्यू आ गई थी लैम्डा v स्क्वायर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, लैम्डा v स्क्वायर। हर चेन के सवाल में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको यहां से यहां लाने में लैम्डा v स्क्वायर फोर्स लगाना पड़ेगा। अब एक बार ये स्पीड v से चालू हो गया तो जमीन तो स्मूथ है, तो इसकी स्पीड अब बदलेगी नहीं। फिर अगली इसके पास वाली कड़ी है उसको भी चलाना है, फिर अगली पास वाली कड़ी उसको भी चलाना है। एक एक करके हर एक एलिमेंट को 0 से v 0 से v 0 से v लेके जाना है। तो इस फोर्स का काम है एक कड़ी को 0 से v, एक कड़ी को 0 से v, एक कड़ी को 0 से v, हर इंस्टेंट पे एक एक कड़ी आगे बढ़ती जाएगी। तो ये फोर्स की वैल्यू हो गई लैम्डा v स्क्वायर। दैट्स इट बच्चों। अब अगर यहां पे मैं सेम सवाल में फ्रिक्शन भी ले आऊं तो रफ जमीन में कर देता हूं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। ये आपकी पूरी चेन की गड्डी बनी हुई थी, बहुत बड़ी चेन थी, हीप फॉर्मेशन था, और ये चेन एक के ऊपर एक ऐसे रखी हुई थी, और चेन को देखो आप यहां पे खींच रहे थे। आपको बोला है इस इंस्टेंट पे बताना है, जिस इंस्टेंट पे एक्स लेंथ जमीन पे आ चुकी है। ये तो पोर्शन रेस्ट पे है, ये पोर्शन मूविंग है। तो मूविंग पोर्शन है। अब आपका ये फोर्स दो काम कर रहा है। पहला काम डीएम को रेस्ट से स्पीड v पे ला रहा है। दूसरा काम, जो हिस्सा टेबल पे आ चुका है मूविंग है, उस हिस्से को कांस्टेंट स्पीड से चलाने के लिए उसका फ्रिक्शन बैलेंस करना पड़ेगा। तो फ्रिक्शन बैलेंस ऑफ एक्स लेंथ, समझ गए? ये तो है लैम्डा v स्क्वायर, ये निकाल लेते हैं। तो एक्स लेंथ का मास कैसे लिखेंगे? लैम्डा है बेटा मास अपॉन लेंथ, समझ गए? तो एक्स लेंथ का मास क्या हो गया? लैम्डा इंटू एक्स। इस पे फ्रिक्शन कितना लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा म्यू इंटू नॉर्मल। नॉर्मल इस केस में होगा इसका mg, तो m इंटू जी। तो ये फ्रिक्शन हो गया, तो ये आपकी वैल्यू आ गई म्यू लैम्डा जी एक्स। तो फोर्स कितना हो गया? लैम्डा वी स्क्वायर प्लस लैम्डा म्यू जी एक्स। धीरे धीरे एक्स बढ़ता जाएगा तो धीरे धीरे फोर्स बढ़ाते जाना पड़ेगा। इसी फोर्स का वर्क डन पूछे तो एफ डी एक्स करके इंटीग्रेट करके वर्क डन आ जाएगा। तो ये पूरा केस ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, यही चेन है। अब इस चेन को ऊपर से बांध रखा था, कट कर दिया, ये फ्री फॉल कर रही है चेन। फ्री फॉल करते करते आपको क्या बोला है? लिंक्स कम्स टू रेस्ट इमीडिएटली अपॉन स्ट्राइकिंग द टेबल। टेबल पे स्ट्राइक करके रुक गया, ठीक है, विदाउट फॉर्मिंग अ हीप। हीप नहीं बन रहा है, एक एक करके कड़ी टेबल पे आती जा रही है। डिटरमाइन टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द टेबल ऑन द चेन एट इंस्टेंट एग्जैक्टली हाफ ऑफ इट्स लेंथ हैज फॉलन। ध्यान से सुनिए, आपकी आधी लेंथ गिर चुकी है टेबल पे, ठीक है, ये पूरी लेंथ थी L, ये इनिशियल टाइम था। रिक्वायर्ड टाइम पे मैं डायग्राम बनाता हूं। रिक्वायर्ड टाइम पे आधी लेंथ जमीन पे है L/2 और आधी लेंथ हवा में है, इस तरीके से ये L/2।
अब अगर मैं आपको ये मार्किंग दूं, एक छोटी सी मार्किंग दे देता हूं, ये पॉइंट P मार्क कर दीजिए। ये पॉइंट P पहले कहां तक सोचो, ऊपर से L/2 पे, तो यहां था ये P L/2 पे। तो P कितनी हाइट फॉल किया है ये बताइए, P ने हाइट फॉल कितनी की ये बताइए। तो हाइट फॉल हुई L/2। अगर आपकी हाइट फॉल पता हो तो काइनेमेटिक्स में सीखा है, पार्टिकल को ड्रॉप करो तो कितनी स्पीड से गिरता है। अगर h स्पीड से ड्रॉप हुआ है तो उसकी फाइनल स्पीड गिरने के बाद होती है √2gh। यानी अगर मैं ये वैल्यू रख दूं तो आप देखिए इसकी स्पीड इस इंस्टेंट पे आ चुकी है √gl। समझ गए। अब देखो टेबल क्या कर रहा है, टेबल का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो यहां पे दो काम कर रहा है। एक L/2 के mg को बैलेंस, L/2 के mg को बैलेंस, L/2 के वेट को बैलेंस। समझ गए। एक तो ये काम कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन इसके mg को, और दूसरा काम ये जो छोटी सी कड़ी थी dm मास की, ये स्पीड से आ रही थी, इसको कैच कर रहा है, ये गिर रही थी, इसको पकड़ रहा है, इसको स्टॉप कर रहा है। तो dm को स्टॉप कर रहा है, इसके लिए कितना फोर्स होता है, λv²। dm को स्टॉप करने में λv² फोर्स होता है, ये हमने सीखा था। तो आइए, तो आपका mg/2 हो गया भैया, है ना। L/2 है, आसान कर दिया है आपके लिए, तो L/2 का mg/2 और λv²। और स्पीड क्या थी बेटा, स्पीड आप रख दीजिए, स्पीड थी आपके पास यहां से देखिए √gl, तो ये हो गया gl। अच्छा लैम्डा क्या होगा, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, ये भी रख दीजिए। तो mg/2 प्लस m/l gl, l कट गया, ये बना mg प्लस mg/2 यानी 3mg/2। ये टोटल नॉर्मल रिएक्शन बाय द टेबल आ चुका है। इसमें आपको अलग अलग सेटअप पे सवाल आ सकते हैं कि आधी लेंथ ना देके 1/3 लेंथ गिर जाए, 1/4 लेंथ गिर जाए, तो आपका अलग अलग ये देखो वैल्यूज अलग अलग हो जाएंगी, कंसेप्ट यही रहेगा। अगला सवाल, ये होमवर्क सवाल है आप लोगों के लिए, छोटा सा सवाल है। एक बलून है जिसका मास m था, जो ऊपर एक्सीलरेशन से जा रहा था, इस पे बॉयंसी फोर्स एयर के कारण था, BO बॉयंसी फोर्स था, और नीचे mg था। बाद में क्या हुआ आपको बोला है, मास कुछ रिमूव कर दिया, तो इसका मास मान लीजिए x मास रिमूव कर दिया, तो नीचे हो गया m-x इंटू g। और इसकी साइज में कोई अंतर नहीं है, साइज सेम है तो बॉयंसी फोर्स सेम रखना, यहां से बॉयंसी फोर्स निकालना, वही यहां पे रख देना। अब ये ऊपर जाने लगा, फ्रॉम द मास दैट मस्ट बी रिलीज्ड फ्रॉम द कंटेंट सो दैट बलून स्टार्ट्स मूविंग अप विथ एक्सीलरेशन 3a। पहले ऊपर एक्सीलरेशन a से जा रहा था, फिर कुछ मास हटा दिया तो ऊपर का एक्सीलरेशन बड़ा हो गया। ये आपको करना है, होमवर्क क्वेश्चन है, यहां से वैल्यू लेके उसमें रखना है। ऑप्शन आपके सामने है, सॉल्व करके बताइए, x बताना है आपको। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, दिस वॉज इट फॉर टुडे। मिलेंगे अगले सेशन में, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, टेक केयर, बाय बाय। कमेंट करके बताना कैसा लगा सेशन, और क्या क्या सेशन आपको चाहिए कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच। वेरिएबल मास सिस्टम के हर कंसेप्ट को हमने इस सेशन में देख लिया है, सारे टाइप के सवाल आपको बता दिए। बाय बाय, टेक केयर।